नमस्कार दोस्तों। आज हम अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है औद्योगिक क्रांति। चलिए इसके अर्थ जानते हैं। अर्थ में देखा जाए सबसे पहले इसको परिभाषित आर्नोल्ड टोयनबी ने सर्वप्रथम किया था कि औद्योगिक क्रांति क्या होती है, इसका तात्पर्य क्या है। और उनके हिसाब से देखा जाए तो इसका तात्पर्य है उत्पादन प्रणाली परिवर्तन से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन हो जाना। इससे हस्तशिल्प उत्पादन प्रणाली की जगह शक्ति चालित यंत्रों का आ जाना हो गया। पहले जो हाथ से काम होते थे, बुनाई कढ़ाई सब कुछ, वो अब उनकी जगह मशीनों ने ले ली। अब मशीन वहाँ पे आ गई है, छोटी छोटी जगह पे मशीन हो गई हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली मशीनीकृत कारखाना प्रणाली का विकास हो गया। अगर मशीन का मतलब कारखाने लग जाएंगे तो सीधी सीधी सी बात है कि उसके बाद ऊर्जा की मांग बढ़ जाएगी, जिससे ऊर्जा के नवीन स्रोतों का विकास होने लग गया, जैसे कि कोयला और जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का खनन, ये सारी चीज़ें होने लग गई। फलतः श्रम के विभाजन एवं विशेषीकरण को बढ़ावा मिला। ऊर्जा के नवीन स्रोतों जिससे जो मैंने बताया अभी भी, पेट्रोलियम कोयला गैस, इन सभी का तो भरपूर मात्रा में विकास होने लग गया, जिससे उत्पादन प्रणाली में हुए इन परिवर्तनों को राजनीतिक सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को परिवर्तित कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। जो पहले से चल रही थी प्रवृत्तियाँ, वे सारी की सारी बदल दी गई। रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, उस साहित्य की विषय वस्तु, राष्ट्रों में आपसी संबंध में भी परिवर्तन आया। ये परिवर्तन इतनी शीघ्रता से व्यापक स्तर पर हुए कि इन्हें एक औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाने लगा। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति होने के कारण, जिसमें सबसे पहले है पुनर्जागरण एवं प्रबोधन। पुनर्जागरण एवं प्रबोधनकालीन चिंतन से लौकिक जीवन में मानवता पर बल दिया गया और मानव जीवन को धर्म के बंधन से मुक्ति मिल के लिए प्रेरित किया गया। इसी के साथ तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बहुत बढ़ावा मिलने लगा है। फलतः प्रयोग और प्रशिक्षण और खोजों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा ऑटोमेटिकली, ये तो सीधी सी बात है। इससे अनेक वैज्ञानिक खोजें सामने आई, फलतः मशीनीकरण को और ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया। अब आते हैं व्यावसायिक क्रांति पे, कि इससे मतलब व्यावसायिक क्रांति कैसे हो गई। पुनर्जागरण एवं प्रबोधनकालीन चिंतन के माध्यम से भौगोलिक खोजों को बढ़ावा मिल गया। इसी क्रम में यूरोपीय देशों ने अमेरिका एवं एशिया के विविध क्षेत्रों में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने लगे। जैसे हमारे यहाँ पे भी ब्रिटिश का शासन था, उसी तरह से ये कॉलोनियाँ ढूंढने लग गए। जैसे यहाँ पे इंडिया में हुआ और अमेरिका टाइप में हुआ, ये सब जगह हर बार कब्जा करने लग गए थे। और इससे व्यापार के माध्यम से पूंजी प्राप्त की गई। इस पूंजी को मशीनीकरण के लिए विशाल पूंजी की मांग को पूरा भी किया गया और औद्योगिकरण का आधार भी तैयार हो गया इससे। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दिक्कत हुई, क्या नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा कहा जाए तो औद्योगिक क्रांति के लिए तो जनसंख्या वृद्धि ही थी। जनसंख्या वृद्धि से यूरोप में मांग की वृद्धि हुई। इन मांगों को पूरा करने के लिए छोटे और लघु कुटीर उद्योग थे, वे असमर्थ हो रहे थे। इसके कारण मशीनीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलने लग गया। अब आते हैं राष्ट्रवाद पर। राष्ट्रवाद वैज्ञानिक तकनीकी विकास राष्ट्र के गौरव का आधार बनने लगा और इसके माध्यम से राष्ट्रों में आर्थिक हितों की पूर्ति होने लग गई। फलतः प्रत्येक राज्य के गौरव एवं सम्मान को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी विकास पर ज़्यादा बल देने लग गए। इससे ऑटोमेटिकली सीधी सी बात है कि मशीनीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अब आते हैं कारखाना प्रणाली पर, कि इसका विकास क्या कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हुआ। औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादन की घरेलू प्रणाली मौजूद थी और कारीगरों के घर पर ही कच्चा माल पहुंचा दिया जाता था वहाँ पे। और इससे उत्पादन प्रणाली में परिवहन की असुविधा तो होती ही थी, पर लागत मूल्य भी बढ़ जाता था। अतः इस समस्या को के समाधान के हेतु एक ऐसा स्थान बनाया गया कि जहाँ पर कारीगर उत्पादन प्रणाली की मशीन वगैरह सब कुछ को इकट्ठा करके एक जगह इकट्ठा करके सब कुछ बढ़ा दिया गया, जिससे कि औद्योगिक क्रांति का एक आधार तैयार हो गया। अब आते हैं सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति क्यों हुई। सबसे पहले देखा जाए तो अनुकूल भौगोलिक अवस्थिति थी वहाँ की, क्योंकि आसपास का मौसम हुआ कुछ भी हुआ तो उसमें एक नमी की नम जलवायु थी, जिसके कारण वहाँ पे वस्त्र उद्योग का अच्छा खासा विकास होने लग गया था। तो अतः इससे औद्योगिक विकास को ऑटोमेटिकली बढ़ावा मिल गया। और इंग्लैंड के चारों ओर तो समुद्र से घिरा ही हुआ था, फलतः एक शक्तिशाली नौसेना का विकास सीधा कर पाया था और इसके बल से विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों पर उपनिवेश स्थापित कर पाया था और उससे आर्थिक लाभ भी प्राप्त करता था। फिर आया विभिन्न बंदरगाहों की उपस्थिति। इनके पास बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने की वजह से विकास दबा के हुआ, क्योंकि पैसा आने लग गया तो सीधी सी बात है कि है ना,
उनके बंदरगाह भी डेवलप करने लग गई है। अतः नौ परिवहन की सुविधा उपलब्ध हुई। इससे वस्तुओं की आवाजाही सुगमता से होने लग गई और व्यापारिक गतिविधियों को बहुत बढ़ावा मिलने लग गया। फिर इंग्लैंड स्थलीय मार्ग से अन्य यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ नहीं था, अतः अनावश्यक युद्धों विवादों से बचा रहा। जैसे कि हम अपने यहाँ पे भी देखते हैं, जैसे हमारा भी कह रहे हैं कि नेपाल का काला पानी का विवाद हो रखा है, जैसे पाकिस्तान के साथ है जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू कश्मीर हमारा हमारा भाग है, पर वो अपना बताते हैं कि हमारा है, हमारा ऐसा नहीं है, वो हमारा है। इस तरीके से वो इन विवादों से बचा रहा। इंग्लैंड इस चीज़ से सबसे दूर था। तो सीधी सी बात है, वो जो पैसा वो डिफेंस पे खर्च करना था, उसने अपने वहाँ पे विकास करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में लोहे व कोयले की खदान मौजूद थी, अतः कोयला उद्योग का विकास हुआ, जिससे लोहा गलने की सुविधा भी बढ़ गई और लौह उद्योग का भरपूर मात्रा में विकास हो गया। अतः उद्योग व परिवहनों के लिए मशीन का निर्माण संभव हो गया। इसी क्रम में रेलवे का विकास होने लग गया। जैसे हमारे यहाँ पे सबसे पहले कहा जाए तो इंग्लैंड ने ही तो चलाई थी, ब्रिटेन जिसको कहते हैं हम, उन्होंने ही तो चलाई थी, जिसने औद्योगिकरण का बढ़ावा भी दिया। अब आते हैं अनुकूल राजनीतिक दशा। यूरोप में जब सभी जगह निरंकुश राजतंत्र मौजूद था, तब इंग्लैंड में संसदीय शासन प्रणाली थी, जहां आर्थिक व्यापारिक विकास की प्रमुखता दी गई। इस लोकतांत्रिक राजनीति में धार्मिक एवं कुलीन तंत्रीय शोषण से लोगों को बचा दिया। इस उदार शासन प्रणाली ने मध्य वर्ग को शक्तिशाली बना दिया, क्योंकि जिसमें डॉक्टर थे और जो पढ़े लिखे वर्ग थे वो सब को शक्तिशाली बना दिया, जिसने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। जबकि यूरोप के अन्य देशों में निरंकुश राजतंत्र व कुलीन राजतंत्र था, जनाधिकारियों को मान्यता नहीं थी, अतः औद्योगिक व्यापारिक विकास अवरुद्ध हो गया। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति के परिणाम, जिसको 3 भागों में मुख्यतः बांट सकते हैं, जिसको कहते हैं पहले तो है आर्थिक परिणाम। चलिए इसके बारे में ही जानते हैं। औद्योगिक क्रांति ने उत्पादन में अतिशीघ्र वृद्धि की, फलतः आंतरिक एवं विदेशी बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी। औद्योगिक इकाइयाँ अब बड़ा आकार लेने लग गई थी। इसी क्रम में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विकास होने लग गया और शेयर बाजार के माध्यम से पूंजी एकत्रीकरण को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में मुद्रा एवं बैंकिंग प्रणाली का तीव्र विकास हुआ। फिर मशीनीकरण ने यातायात के साधनों को तीव्र किया। अब रेलवे और हवाई जहाज़ों के विकास से परिवहन सुविधाओं में वृद्धि होने लग गई। औद्योगिक क्रांति से शहरीकरण में वृद्धि हुई। वस्तुतः उत्पादन एवं व्यापारिक केंद्रों के रूप में शहरों का विकास हुआ। आर्थिक दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव को भी देखा जा सकता है। वस्तुतः औद्योगिक क्रांति से लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन हुआ, साथ ही सामाजिक आर्थिक विषमता बढ़ी। एक देश की प्रतिकूल आर्थिक घटना का दूसरे देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लग गया। अब आते हैं दूसरी राजनीतिक परिणाम पर। औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक शासक को परिवर्तित किया। वस्तुतः मशीनीकरण से एक मध्यवर्ग का विकास हुआ, जिसने आर्थिक व्यापारिक विकास के लिए संवैधानिक शासन को महत्व दिया। इसी क्रम में लोकतांत्रिक सरकारों का भी गठन होने लग गया, और जिससे कि मतलब हमारे देश में भी जब सब भारत में जब 1947 में आज़ादी मिली, तो हमने भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया था। औद्योगिक क्रांति से श्रमिकों का महत्व बढ़ा, अतः उनकी दशा में सुधार को लेकर श्रमिक संगठन भी बने और आंदोलन भी होने लगे, और इसी तरह श्रमिकों की गतिशीलता भी बढ़ी और उन्हें मताधिकार भी प्राप्त होने लग गए। औद्योगिक क्रांति ने राज्यों के कार्यों में भी वृद्धि की। शहरों में बढ़ती भीड़ ने यातायात प्रबंधन, नगरों का व्यवस्थित विकास, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए तथा पेयजल, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने जैसे कार्यों के लिए सरकार को विवश किया। तो साथ ही श्रमिकों की दशा सुधारने के लिए, बाल श्रम की समस्या को और समाप्त करने के लिए, महिलाओं की कार्य दशा को बेहतर बनाने के लिए राज्यों को कानून निर्माण हेतु बाध्य किया। अतः राज्यों के कार्यों में गतिशीलता आई। इसी क्रम में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी सामने आई। अब आते हैं अपने तीसरे उस पर, जो कि है सामाजिक सांस्कृतिक परिणाम। औद्योगिक क्रांति से वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी, फलतः जनसंख्या वृद्धि को बढ़ावा भी मिला। वस्तुतः वस्तुओं की आपूर्ति बढ़ाने एवं जीवन रक्षा दवाइयों के विकास से मृत्यु दर में कमी आई। औद्योगिक क्रांति से महिलाओं के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ और अपने अधिकारों के प्रति उनमें सजगता आई। इसी क्रम में महिला अधिकारों
को लेकर आंदोलन भी हुए, उन्हें मताधिकार भी मिला। इस प्रकार महिलाओं की गतिशीलता बढ़ गई। औद्योगिक क्रांति ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन विषयों के अध्ययन को बढ़ावा मिला। तो साथ ही औद्योगिक समाज के नवीन साधन भी विकसित हुए। इसी क्रम में रेडियो एवं फिल्म का विकास हुआ। इस दृष्टि से यहाँ भी गतिशीलता नजर आती है। साहित्य की विषय वस्तु में परिवर्तन हुआ। अब महानगरीय व जीवन एवं उससे उत्पन्न परिस्थितियों को केंद्र में रखकर रचनाएं की जाने लग गई। इसी क्रम में शोषित पीड़ित मानव को केंद्र में रखकर कहानी, उपन्यास, कविताएं लिखी गई। वस्तुतः अब राजवंशीय लेखन की जगह सामान्य जनता के दृष्टिकोण से सामाजिक आर्थिक इतिहास के लेखन पर बल दिया जाने लग गया। औद्योगिक क्रांति ने परंपरागत सामाजिक संरचना को परिवर्तित कर दिया। संयुक्त परिवार प्रणाली की जगह एकल परिवार प्रणाली को बढ़ावा मिलने लग गया, जो कि हम अपने भारत में भी देख रहे हैं कि इतना व्यापक परिवर्तन हो रहा है कि सब ये सोचते हैं कि हम अपने माँ बाप का हम क्यों करें, काम क्यों करें, क्योंकि जबकि वे ये चीज़ नहीं सोचते थे। आप हमारी एक पिछली पीढ़ी को ही देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता था। पर हमारी जो नई पीढ़ी है वो सब कुछ चेंज करती जा रही है। चलिए इसको छोड़ते हैं, अपने विषय पर आते हैं। वस्तुतः रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन हो गया और बढ़ने लग गया। इसी क्रम में संयुक्त परिवार प्रणाली में टूटन आई। इसी दृष्टिकोण से सामाजिक गतिशीलता को भी बढ़ावा मिला। तो चलिए आज के लिए इतना ही। माफ़ कीजिए, मैंने बहुत दिन बाद वीडियो डाली है, उसके लिए। पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो ठीक लगे तो। धन्यवाद।